सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा आज के इस नए सेशन के अंदर। और आज हम चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्वों के PYQs करने वाले हैं। मतलब कि पिछले सालों में IIT जेई नीट इन सब में कंपटीशन एग्जाम में कितने इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे सिलेक्ट करे हैं कि आपके जेई नीट के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, एज वेल एज आपके बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और आपको मजा आएगा इनको सब कुछ सीखने में। ध्यान से देखते जाइए बस। पहला क्वेश्चन है P4 O10 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है। अच्छा, सबसे पहले ये देखो P4 O10 है क्या। P4 O10 है क्या, इसको हम बोलते हैं बेटा फास्फोरस के फूल। हमने इसको अपने नोट्स के अंदर लिखा था फास्फोरस के फूल के नाम से, जब मैंने आपको पढ़ाया था ये। तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, फास्फोरस के फूल। P4 O10 है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कितने फास्फोरस है? 4। 1 2 3 4। कितने ऑक्सीजन है? 10। हर एक फास्फोरस के बीच में ऐसे बन लगा दू, हर एक फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दू। अभी भी 2 बच रहे, इनके बीच में लगा दो बेटा, और एक इसके बीच में लगा दो। अभी भी पूरे नहीं हुए, तो अब क्या करो, हर एक फास्फोरस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। ऐसे स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था मैंने आपको, इसका बहुत आसान सा। चेक कर लो, फास्फोरस 4 हो रहे, 1 2 3 4। ऑक्सीजन 10 हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसा। अब इसमें क्या पूछा है? सिग्मा बंधों की संख्या। सिग्मा बंध कौन कौन से हैं भाई? सिग्मा बंध कौन से होते हैं आपको पता ही है ये, कि अगर एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या होता है बेटा, एक सिग्मा। डबल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। क्या होता है उसमें, एक सिग्मा और एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा तो उसमें क्या होता है, एक सिग्मा और क्या होते हैं बेटा, 2 पाई। ऐसा हम सीख चुके हैं। अब देखो जरा ध्यान से, इसके अंदर कितने सिग्मा बंध है। क्या ये सिग्मा बंध है? हाँ, 1 2 3। ऐसे नहीं काउंट करेंगे, ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गए 13 14 15 16। कितने हो रहे बेटा टोटल? 16। तो 16 आ गया, तो डी इज दी राइट आंसर। डी इज दी राइट आंसर। ऐसा काम हमको करना है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 2002 के अंदर आया है। NCl3 संभव है लेकिन NCl5 संभव नहीं है, जबकि PCl3 एवं PCl5 दोनों संभव है। इसका कारण क्या है बेटा? सुनो मेरी बात। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे देखा था, NH3 बनता है, जी सर। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे देखा था, NH4 बनता है, जी सर। हमने इस क्वेश्चन को ऐसे देखा था, NH5 बनता है, नहीं सर। और ऐसा क्यों नहीं बनता? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है बेटा, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है। रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, ऐसा हमने देखा था ना बेटा, भूल गया ये चीज? तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता था, हमने ऐसा देखा था। क्यों? क्योंकि डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण। तो नाइट्रोजन 5 नहीं बना सकता है, लेकिन फास्फोरस Cl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। PCl3 PCl5 को हमने इसमें भी देखा था और ऑर्गेनिक के अंदर भी देखा था, भूलना नहीं इनको ना। तो देख लो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पी में रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता है लेकिन नाइट्रोजन में नहीं। सही बात है, ये नाइट्रोजन की अपेक्षा फास्फोरस की कम विद्युत नमकता है, ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ ये फंडा नहीं लगेगा। फास्फोरस में नाइट्रोजन की अपेक्षा हाइड्रोजन बंध बनाने की कम क्षमता नहीं। फास्फोरस ठोस है जबकि कमरे के ताप पर N2 है। आंसर मुझे ए ही है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है बेटा, रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। आगे आओ, फास्फोरस अम्ल में फास्फोरस परमाणु से जुड़े हाइड्रोजनों के परमाणु की संख्या कितनी है? अच्छा बेटा, इस पे फोकस करो। हाइपोफास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या था? हाइपोफास्फोरस अम्ल का सूत्र था H3PO2। भूल गए? ये मैंने आपको उसकी एक टेबल बनाई थी फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों की, उसमें से ये थे। तो सबसे पहला यही था H3PO2, जिसका नाम क्या था, हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। कितने फास्फोरस है बेटा? 1। कितने ऑक्सीजन है? एक तो डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो और एक सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। अब कितने हाइड्रोजन है? 3। एक इसके पास लगा दो और 2 इसके पास लगा दो। ये बन गए फास्फोरस के 5 बॉन्ड। देख लो जरा ध्यान से, फास्फोरस के 5 बॉन्ड बन गए क्या? बिल्कुल बन गए। अब पूछा क्या? फास्फोरस परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन। फास्फोरस से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने? 1 और कितने? 2। तो 2 सही आंसर हो जाएगा हमारा। बोलो यार बच्चों, इस पे ऐसा ये नहीं दिख रहा, ये वाला कलर दिखाना पड़ेगा क्या? ऐसा दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है क्या? मुझे बताओ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 2 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा,
आगे चलो, आसान आसान से काम है ये सारे। जब फास्फीन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिश्रित करते हैं, अच्छा बेटा ये भी भूल गए, फास्फीन गैस, फास्फीन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिक्स करते हैं, फोजिन गैस, फोजिन हमने पढ़ा था बेटा, PH3 को क्या बोलते हैं, फाजिन, सड़े हुए मछली की गंध आती थी, इसको भूल गए। कितने क्लोरीन है, 3। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है बेटा, Cl3 से। तब क्या होता है, मान लो कि मैंने ये ले लिए बेटा 3, तो यहां से 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, HCl। कितने HCl बन जाएंगे, 3 HCl बन जाएंगे, बोलो यार क्या बच जाएगा, और P, कितने क्लोरीन आ जाएंगे इधर, Cl3, तो क्या बन जाएगा, PCl3। और एक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, इसके अंदर हीट निकलती है बेटा, उष्मा निकलती है, मतलब डेल H कैसा होता है, नेगेटिव, और ये गर्म हो जाती है, हीट बनने लग जाती है। तो पढ़ो क्या है, PCl3 व HCl बनता है, बिल्कुल बन रहा है, मिश्रण गर्म हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो इस पर टिक लगाओ पहले। तो आगे वाले ऑप्शन भी पढ़ लो। PCl5 बनता है, ना 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 गौरी, PCl5 नहीं बनता, गर्म करने के साथ PCl3 बनते हैं, बनता है, लेकिन हीट भी तो दे रहा है, गर्म भी हो जाएगा, केवल मिश्रण ठंडा हो जाता है, ना ना गौरी ये बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो ऐसा कर लेते कि ये एक हमारा क्वेश्चन सही हो गया। आगे देखो बेटा, IIT 2008 में आया, श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं। श्वेत फास्फोरस क्या होता है बेटा, P4, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, NaOH से, और ये रिएक्शन बेटा जल की उपस्थिति में होती है, ऐसा करके, ठीक है। और इससे क्या बनता है, ध्यान से देखना, इससे बनता क्या था, फास्फीन, हमने PH3 के निर्माण में लिखा था इसको, और क्या बनता है, NaH2PO2 बनता है, जिसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, इसका नाम तो क्या है, इसका नाम तो क्या है, फोजिन, इसका नाम तो क्या है बेटा, फोजिन, और इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, फॉस्फाइड नाम है इसका, बोलो यार, ये हमने फाजिन के निर्माण के अंदर देखा था ऐसा ऐसा। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि ये द्वितीयकरण अभिक्रिया, असमानुपातन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया। ध्यान से देखो, इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 0। 0 क्यों आ रहा है, मुक्त अवस्था में जितने भी अणु तत्व जितने भी पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, 0, ये 0 है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, इसको x मानोगे, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +3, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, -3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। इस पे इसका कैलकुलेट कर लो, +1 प्लस हाइड्रोजन के 2 हो रहे हैं, प्लस फास्फोरस को मान लोगे x, ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं, 2, एक का कितना होता है, -2 बराबर में 4, कितना हो जाएगा, 0, तो कितना हो जाएगा ये 3 और 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से +1, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +1। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, घबराना की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शांति से देखना। यहां से यहां जा रहा हूं, तब क्या हुआ है, यहां से यहां जाने में क्या हुआ है, 0 से -3 हो गया, मतलब ऑक्सीकरण अंग में क्या हो गई, कमी, और ऑक्सीकरण अंग में जो कमी हो जाती है हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, अपचयन, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, अपचयन। यस सर, यहां से यहां जा रहा हूं, तब क्या हुआ, ऑक्सीकरण अंग में क्या हो गई, वृद्धि, और इस वृद्धि, जब भी ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है, भाई बोलो यार, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब फास्फोरस का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, फास्फोरस का ही अपचयन हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जिसमें किसी एक ही का ऑक्सीकरण होता है और किसी एक ही का अपचयन होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, असमानुपातन अभिक्रिया। बोलो यार, असमानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं, ये बात समझ आई क्या, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है ये, रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है जिनके अंदर किसी एक का अपचयन तथा किसी दूसरे का रिडक्शन हो रहा होता है, इसमें तो एक ही का ही हो रहा है, एक का अपचयन और एक का ऑक्सीजन होता है रेडॉक्स में, इसमें तो एक ही का ही हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। यार ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इन क्वेश्चन में ऐसा है, अब देखो जाहिर सी बात है कि IIT JEE नीट इन पेपर के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन तो देंगे नहीं, थोड़ा सा तो घुमाएंगे, और घुमाएंगे मतलब वो ये देखेंगे, बनाएंगे पेपर NCERT से ही, लेकिन वो ये सोचेंगे थोड़ा सा हार्ड दे, थोड़ी सी चीजें कंप्लीट करें, एक टॉपिक के अंदर वो 2-3 चीजों की नॉलेज डालने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा रटे नहीं, क्योंकि रटने लग गए तो हर कोई IIT में पहुंच जाएगा, हर कोई नीट क्रैक करके बैठ जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। आगे देखो, H3PO3 H3PO4 के सही विकल्प है। मैंने एक काम करो बेटा, मैंने आपको है ना
ये बताया था फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। ये टेबल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। ये यहां से देखो तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है इससे। देखो H3PO3 है, H3PO3 है, इसका नाम क्या है? इसका नाम था ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल। इसका नाम था क्या? ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल। बोलो यार। यस सर। जो H3PO4 है, इसका नाम था ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल। इसका नाम था क्या था? ऑर्थो फॉस्फोरिक फास्फोरिक अम्ल। इसका नाम क्या था? ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल। स्ट्रक्चर बनाओ पहले, फिर इनकी आगे की बात करेंगे। फास्फोरस है, कितने ऑक्सीजन है बेटा? 3 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड के साथ और 2 सिंगल बॉन्ड के साथ। कितने हाइड्रोजन है? 3, एक इसके पास, एक इसके पास, और एक सीधा सीधा हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। एक फास्फोरस है, कितने ऑक्सीजन है? 4 है, एक डबल बॉन्ड के साथ और 3 सिंगल बॉन्ड के साथ। और हाइड्रोजन कितने? 3, 1 2 3। ऐसा सही सही दिख रहा है आपको? बिल्कुल। अब इसमें क्या पूछा है इसने कि द्विक्षारकीय कौन है, त्रिक्षारकीय कौन है। द्विक्षारकीय का मतलब क्या है? जिसमें OH 2 हो। त्रिक्षारकीय का मतलब क्या है? जिसमें OH कितने हो? 3 हो। अब इसमें OH कितने? 2 OH है, मतलब ये क्या है बेटा? द्विक्षारकीय है। पहली बात तो ये है कि ये क्या है? द्विक्षारकीय है। सही बात है सर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 OH है, इसमें 3 OH है, तो मतलब ये त्रिक्षारकीय होगा क्या? हाँ सर, त्रिक्षारकीय होगा, त्रिक्षारकीय होगा ये। बोलो यार। सही बात है सर। आगे देखो। अब चाय के अनपचायक कैसे पता लगाते हैं? अगर पीएच बंद होता है, पीएच बंद होता है, दैट मीन्स वो क्या होते हैं? अपचायक। अगर पीएच बंद होता है तो वो क्या होते हैं बेटा? अपचायक। अपचायक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पीएच बंद है तो ये H टूटेगा, और H टूटेगा तो इसका क्या हो जाएगा? इससे हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और ये H जहां कहीं जुड़ेगा उसका क्या हो जाएगा? अपचयन। तो ये किसकी तरह काम करेगा? अपचायक की तरह। अब इसमें देखो, क्या इसमें पीएच बंद है क्या? हाँ, तो ये अपचायक होगा क्या? बिल्कुल अपचायक होगा। यस सर, ये बात तो हमको समझ आ गई। यस सर। आगे देखो, क्या ये अपचायक हो गया? नहीं, ये क्या है बेटा? अनअपचायक है। क्यों है? इसमें पीएच बंद नहीं है, अनअपचायक है। बोलो यार, बहुत आसान है। अब इसमें से मैच कर लो। H3PO3 ये रहा, द्विक्षारकीय एवं अपचायक है। हाँ, ये बात तो सही बोल रहा है, बिल्कुल है। आगे चेक कर लो। H3PO3 द्विक्षारकीय एवं अनपचायक है क्या? H3PO3 ये रहा द्विक्षारकीय लेकिन अनपचायक नहीं है। H3PO4 त्रिक्षारकीय है, हाँ, लेकिन अपचायक है क्या? नहीं है। H3PO4 द्विक्षारकीय नहीं, ये तो त्रिक्षारकीय है। तो ये भी बात गलत है, अपना पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। बस, बहुत आसान क्वेश्चन था, IIT 2003 में आया था ये। तुम पैदा हुए होंगे शायद इस टाइम पे। चक्रीय मेटा फास्फोरिक अम्ल, ये लास्ट था फास्फोरस ऑक्सो अम्ल का। इसका सूत्र क्या था? HPO3 का भी होल थ्राइस। इसका फॉर्मूला ये था। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया था? कितने फास्फोरस है? 3, 1 2 और 3। कितने ऑक्सीजन है? 9 है, 1 2। अरे बेटा ऐसा ना रे, क्या कर तो रे। और ऐसा, और सबके पास में डबल बॉन्ड, फास्फोरस के पास में ऐसा और ऐसा। अभी भी ऑक्सीजन कम है, तो एक OH इस पर और एक OH इस पर और एक OH इस पर। ऐसा बनाया था हमने इसका स्ट्रक्चर। बस यही तो था। क्या पूछ रहा है? पीओपी बन कितने? 1 2 3। कितने आ जाएंगे बेटा? आंसर क्या आ जाएगा? 3 आंसर। बस। कब आए? बिहार बोर्ड में। अरे तुमका बिहार में आया था ये तो क्वेश्चन। P4 अणु में PP बंध बनाने वाले संकृत ऑर्बिटल में P की संख्या कितनी है? सबसे पहले तो बेटा ये देखो, sp संकरण होता है एक हमारे पास, एक sp2 होता है और एक संकरण होता है बेटा sp3 होता है। sp के अंदर परसेंटेज s गुण निकालने होते हैं हमको।
एस गुण का मतलब क्या है, एस और पी 100% का एक यौगिक होता है, उसमें एस है और पी है, तो दो का भाग लगा दो, 50% गुण हो जाएंगे एस। मतलब इसका मतलब क्या है, एसपी अगर कभी हुआ तो उसमें एस कितना होगा, 50%। sp2 3 होगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 33%। sp3 हुआ तो कितना आ जाएगा, 4, 4 में 100 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 25%। 25% एस गुण हो जाएंगे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परसेंटेज पी गुण। चेक कर लो, 50% पी आ जाएगा, 64%, 64 या 67, 67, अरे 100 में माइनस कर दोगे ना इसमें से, और इसमें 75% ये आ जाएंगे आपके पास। अब चेक कर लो क्या बोल रहा है, फास्फोरस। फास्फोरस की स्ट्रक्चर कैसे बताया था मैंने, 1 2 3 4, 4 फास्फोरस आपस में ऐसे जुड़े हुए थे, ऐसा ऐसा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से। अब इसमें इसका संकरण क्या आएगा, इसका संकरण आ रहा है sp3, और sp3 आ रहा है तो परसेंटेज s गुण कितने हो जाएंगे, 25, और परसेंटेज p गुण कितने हो जाएंगे मेरे गुलगुलो, मेरे लाल बाल गोपाल, कितने हो जाएंगे बच्चों, 75% हो जाएंगे। पूछो क्या, देखो क्या p गुण पूछ रहा है, p गुण कितने हैं इसमें, 75 है, तो क्या आंसर टेकोगे, 75 आंसर। बस बोलो यार, क्या आसान क्वेश्चन था। आगे देखो जरा, H2S की ज्यामिति और इसका द्विध्रुव आगुण है। अच्छा, हमसे पूछ रहा है ये, हमसे पूछ रहा है H2S के बारे में। H2S लिखो, सबसे पहले इसका संकरण निकालो, संकरण निकालना आपको आना चाहिए, इसका संकरण निकालोगे तो n की वैल्यू निकालनी, संकरण का फॉर्मूला सिखाया था मैंने। n कितना आएगा, सल्फर के बाइटम का इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 प्लस 2 हाइड्रोजन है बटे हुए में 2, कितना आ जाएगा, 4। 4 का मतलब संकरण क्या होगा बेटा, sp3 संकरण हो जाएगा, और sp3 संकरण हो जाएगा तो ज्यामिति कैसी बनेगी इसकी, ज्यामिति कैसी बनेगी, ज्यामिति कैसी बनती है बेटा sp3 की, चतुष्क फल की है। कैसी बनती है, चतुष्क फल की है। बोलो यार, बहुत आसान है। कैसी ज्यामिति बनती है इसकी, चतुष्क फल की है। देखो एक सल्फर है, कितने हाइड्रोजन है, 2, ऐसा और ऐसा। सल्फर के बाइटम कक्ष के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 यहां आ गए, अब कितने बच रहे हैं, 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 1 2, और यहां पर भी 1 और 2, बस। अब इसमें ये देख लो, ज्यामिति तो चतुष्फल की हो गई, आकार पूछा है इसने, H2S की ज्यामिति एवं इसका द्विध्रुव आगुण क्या है, ज्यामिति पूछा है, तो ये चतुष्फल की बन रही है, और बाकी इसको हम कोणीय भी बोल सकते हैं, कोणीय भी बोल सकते हैं ना, ये ज्यामिति की जगह इसको मैं खैर आकार पूछना चाहिए था, क्योंकि ज्यामिति चतुष्फल की है, मतलब ये कोणीय बन जाएगा इसका। और क्या पूछ रहे हैं, इसका द्विध्रुव आगुण, द्विध्रुव आगुण कैसे निकालते हैं, म्यू निकालते हैं। यहां सल्फर और हाइड्रोजन में से किसकी विद्युत का मान ज्यादा है, सल्फर का, इधर सल्फर का। लोन पेयर और सल्फर में से किसका, लोन पेयर का हमेशा ज्यादा होता है, ऐसा। कहीं म्यू 0 आ रहा है क्या, अगर म्यू 0 आ जाता, म्यू 0 आ जाता तब तो द्विध्रुव आगुण क्या हो जाता, 0। और वो कब आता, जब म्यू के बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री, लेकिन म्यू तो 0 नहीं आ रहा है, तो 0 रहित आ रहा है, तो आंसर पहला ही हो जाएगा ना, कोणीय है और 0 रहित आंसर है। कोणीय संरचना चतुष्फल की कोण की तरह बनेगी, 0 रहित आ जाएगा बच्चों। आगे देखो, H2O H2S H2P H2, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर है, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर से आया है IIT 2000 के अंदर, और ये मैंने 11th क्लास की नोट्स में भी लिखवाया है, 12th क्लास की नोट्स में भी लिखवाया है। क्या है, H2O H2S H2SE H2PO, ऐसा हाइड ओ स्टाइल से T4 TE भी लिख सकते हो तुम, T हाइड्रोजन PO, ठीक है। 12th क्लास में तो मैंने लिखवाया है ऑक्सीजन परिवार के अंदर, और 11th क्लास में मैंने लिखवाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की बात कर रहा, बढ़ता है, ऐसा। तो सबसे कम किसका आना चाहिए, H2O का, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, मैंने याद करवाया था। कैसा होता है कि H2S H2SE और H2TE H2TE, और कौन आता है बेटा, H2PO, और आगे कौन चल जाएगा, H2O। और इसका कारण क्या था बेटा, ड्यू टू, भूल गए क्या ये सब, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे प्यार को तुम
भूल नहीं जाना बेटा, लिखवाया मैंने अच्छे से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता था, चेक कर लो ना यार, पहला पहला आंसर नहीं लग रहा क्या? ये मेरा पहला पहला आंसर है, बोलो यार। आईआईटी 2000 में क्वेश्चन आया है अपने नोट्स से, अपन ने नोट्स के अंदर दो दो बार लिखा था इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखो जरा, सल्फाइड वर्जन पर गैस एक्स उत्पाद मिलता है। यह रंगीन, श्वासरोधी, जो सांस लेने में दिक्कत आती है, जलती हुई सल्फर की गंध वाली गैस है और अम्ल वर्षा के कारण श्वसन अंग को गहरी क्षति पहुंचाती है। ओके, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। ओके, अपचायक जैसा कार्य करती है। ओके, इसका अम्ल कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे कब आया बेटा? ये नीट 2013 में। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर मैं आपसे कुछ बात करता हूं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है ये। सल्फाइड, सल्फाइड में अपन जैसे मान लो मैंने ले लिया बेटा कॉपर पायराइट, CuFeS2, इसका नाम क्या है? कॉपर पायराइट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना। इसकी रिएक्शन अपन को करवानी है O2 से। निस्तापन कर रहे हैं ना, निस्तापन कर रहे हैं या भर्जन कर रहे हैं? भर्जन कर रहे हैं। भर्जन में ऑक्सीजन के साथ में गर्म करते हैं, अपन ने धातु क्रम वाले चैप्टर में सीखा ही था ये। जैसे आप इसको इसके साथ गर्म करोगे तो ये बनाएगा Cu2S प्लस FeS प्लस SO2। ये रिएक्शन बनती है इसकी कुछ ऐसी। तो इसमें से गैस कौन सी बन रही है? SO2। ठीक है, यहां तक तो हमें कुछ पता चला है। X उत्पाद बनता है, SO2 बनती है। ये रंगीन, SO2 के बारे में हमने लिखा था, ये रंगीन गैस है। ओके, श्वास रोधी, सांस लेने में श्वास को रोकती है। जलती हुई सल्फर की गंध वाली गैस है। अम्ल वर्षा के कारण, बेटा अम्ल वर्षा में SO2 गैस का रोल है ही, हम पढ़ते हैं। गहरी क्षति पहुंचाता है, सही बात है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। SO2 की रिएक्शन जब हम H2O से करवाते हैं तो वो जलीय माध्यम बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल वाला। अपचायक जैसा कार्य करती है। इसका अम्ल कभी अलग नहीं किया जा सकता। X बनता है, क्या आंसर आएगा बेटा? SO2 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये नीट 2013 में क्वेश्चन आया है। अगर ऐसे क्वेश्चन हर एक बच्चा सोल्व करने लग जाएगा तो हर एक ही डॉक्टर बन जाएगा ना। आपको ये क्वेश्चंस हार्ड क्यों लगते हैं? हिंदी मीडियम वाले बच्चों को और ज्यादा हार्ड लगते हैं। रीजन क्या है? देखो बेटा, नीट हुआ चाहे जेई हुआ, इन सब के अंदर, पेपर के अंदर आपको ये प्रेशर हैंडल करना सिखाते हैं कि आप नई नई चीजें अटेम्प्ट करना सीखो, कि आप नए नए क्वेश्चन ट्राई करना सीखो। क्योंकि मान लो कि आप डॉक्टर बनोगे, अब डॉक्टर बनने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आप आराम से बैठे रहोगे। आपके पास हर नए दिन नए केस आएंगे। किसी की हाथ टूटेगा, किसी की गर्दन के कुछ होगा, किसी का सर फट जाएगा। तो आपको उस टाइम पे नई नई चीजें और नई नई चीजें अटेम्प्ट करना आनी चाहिए, प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। तो इसीलिए पेपर को वो थोड़ा हार्ड बनाते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ताकि हर एक बच्चा ना कर ले। क्योंकि अगर आप हर एक बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो क्या मतलब। इसीलिए पेपर को थोड़ा हार्ड बनाया जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर का काम बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर के सामने कभी भी किसी भी तरह की कंडीशन आ सकती है, तो उसको उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहना पड़ता है कि हाँ, कैसी भी कंडीशन आए आई कैन डू दैट। तो आपको क्वेश्चंस में अभी यही तो सिखा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे बोलते हैं, सर ये सल्फर सल्फर हमारे क्या काम में आएगा, ये हमने बेंजीन पढ़ी है, मेरे को तो दिखती नहीं है। मैं हमेशा उस बच्चे को यही बोलता हूं, बेटा ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेशर हैंडल करना, नई चीजें अटेम्प्ट करना सिखाता है। और आप डॉक्टर बनने के बाद में, इंजीनियर बनने के बाद में आपके साथ यही होना है। ओके, आई होप कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड। बेटा ये तो मेरे नोट से क्वेश्चन आए हैं यार, मेरे नोट्स का क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? देखो HF था, HCl था, HBr था और HI था। इसमें से क्या पूछ रही है? ऊष्मा स्थायित्व का सही क्रम है, स्टेबिलिटी का क्रम ऐसा बताया था अपन ने। और इसका कारण क्या है? HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF में तो क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इन सब में जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग कम होती जाएगी। और ओवरलैपिंग कम होती जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी, आसानी से टूटने चल जाएगा। या आसानी से टूट जाएगा, वो आसानी से नहीं टूटेगा। और उस उगले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? कौन सा है ये रहा। ठीक है, आई होप दिख जाए आपको ये ऐसा। आगे देखो बेटा जरा, अब क्या है? आर्गन का उपयोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। वेल्डिंग के अंदर आर्गन गैस का उपयोग करते हैं, क्यों? धातु की अभिक्रियाशीलता को कम करता है, ठोस का क्वथनांक कम करता है, ज्वलनशीलता को बढ़ाता है, उच्च कैलोरी मान वाला पदार्थ है। बेटा ऑर्गन कौन से? इसका नाम ही अक्रिय गैस है, अक्रिय वातावरण उत्पन्न कराने में काम में आता है, ताकि ये धातु की क्रियाशीलता को कम कर देता है। आंसर ये हो जाएगा इसका। आसान सा क्वेश्चन नहीं तो आगे आओ। XeO3 की आकृति है, सबसे पहले देखो XeO3,
जब भी ज्यामिति आकार बंद कोण पूछ ले तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, संकरण निकालते हैं। संकरण निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीनोन के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन 8, हेलोजन 0, आवेश 0 बटे हुए में 2, तो n का मान 4, 4 आने पे संकरण sp3 संकरण आता है तो ज्यामिति कैसी बन जाती है, चतुष्क फलकीय है। वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है, चतुष्क फलकीय बन जाती है। अब देखो एक जीनोन है, चतुष्फलकीय बनाना है, ऐसा ऐसा और ऐसा। जीनोन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 काम में आ गए, 2 बच रहे हैं, 2 का 1 का क्या बन जाएगा बेटा, लोन पेयर बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से चतुष्फल की संरचना बन जाएगी। अब ज्यामिति तो चतुष्फल की हो गई, आकार के अंदर लोन पेयर को छुपा दो, कैसा बन रहा है, ऐसा नहीं बनेगा, पिरामिडी। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी आंसर आ जाएगा। बस तो मैंने आप लोगों के लिए ये अच्छे 15 क्वेश्चन छाट के लाया हूं मैं, इनसे आपके क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकते हैं बेटा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी कमी लगी, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बेटा। और क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं बेटा तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, बाय बाय बच्चों।